हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने अनिवार्य पोषक तत्वों पर आपसे चर्चा कर रहे थे, जिनमें हमने आपसे कुछ अनिवार्य पोषक तत्वों पर आपसे चर्चा की, जिनमें थी नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 मैग्नीशियम, नंबर 3 पोटेशियम। कैल्शियम जो होता है मैंने आपको बताया मृदा के अंदर पाई जाती है। पौधे जो होते हैं वो मृदा के अंदर कैल्शियम जो होता है वो अयस्क के रूप में पाया जाता है। कैल्साइट अयस्क पाया जाता है, डोलामाइट अयस्क के रूप में कैल्शियम पाया जाता है, एपेटाइट अयस्क के रूप में कैल्शियम पाया जाता है। पौधे जो होते हैं वो कैल्शियम को मृदा से कैल्शियम आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? कैल्शियम आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये कैल्शियम जो होता है वो पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की जो मिडिल लैमिला होती है, मिडिल लैमिला जिसको मध्य पटलिका कहते हैं, कैल्शियम कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का निर्माण जो किया जाता है वो कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको बताया 11th क्लास में कि कोशिका की जो कोशिका भित्ति की जो मध्य पटलिका होती है वो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका कैल्शियम से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम से बनी होती है। दूसरा बिंदु मैंने बात की थी कि कैल्शियम जो होता है वो पादपों में कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होती है। साथ में कोशिका के दीर्घीकरण के अंदर या कोशिका के विवर्धन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैल्शियम पादपों के अंदर कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन की क्रिया को सर्वाधिक रूप से क्या करती है, प्रभावित करते हैं। ये हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्लों के परिवहन में भी कैल्शियम क्या होता है, सहायक होता है। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्लों के परिवहन की क्रिया के अंदर क्या होता है, सहायक होता है। देखिए, इसकी न्यूनता के लक्षण मैंने आपको बताया। यदि कैल्शियम की कमी हो जाए, यदि पादपों में कैल्शियम की कमी होगी तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है उस कोशिका भित्ति के अंदर लचीलापन जो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया पत्तियों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। देखिए, कैल्शियम की कमी से पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां कैसी हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। पत्तियां का जो आगे का भाग होता है, जो शीर्ष भाग होता है, वो नीचे की ओर झुक जाता है, जिसे अंकुरित शीर्ष कहते हैं। कैल्शियम के बाद हमने आपसे मैग्नीशियम पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि मृदा के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट और डोलामाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है, या मैग्नीशियम जो होता है वो मृदा में मैग्नीशियम कार्बोनेट और डोलामाइट के रूप में क्या है, पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है इसको पौधे मैग्नीशियम आयन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मैग्नीशियम को पौधे मैग्नीशियम आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल का क्या होता है, एक मुख्य घटक होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का क्या होता है, एक मुख्य घटक होता है, मैंने आपको बताया था। और ये पत्तियों के अंदर क्या है, हरिमाहीनता को रोकने का क्या करता है, कार्य करता है। आपको बताया था कि मैग्नीशियम जो होता है वो राइबोसोम की जो 2 उप इकाइयां होती है, ठीक है, 60S और 40S, छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई, दोनों को जोड़ने में क्या होता है, ये सहायक होता है। उसके पश्चात हमने आपको बताया कि मैग्नीशियम की न्यूनता से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताया कि पत्तियों के अंदर जो अंतराशिरीय इंटरवीनल अंतराशिरीय हरिमाहीनता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। दूसरा आपको बताया पत्तियों के अंदर एंथोसाइनिन वर्णक का जब निर्माण हो जाता है, किसकी कमी से, मैग्नीशियम की कमी से।
जब पादपों में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो एंथोसायनिन वर्णक की कमी हो एंथोसायनिन वर्णक का निर्माण हो जाता है, जिससे पत्तियों का रंग लाल, पीला और कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। सॉरी, लाल, पीला और नारंगी रंग के क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। देखिए, इसके बाद हमने आपसे बात की थी पोटेशियम के बारे में। पौधे जो होते हैं वो पोटेशियम को मृदा से पोटेशियम आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पोटेशियम की जो आवश्यकता होती है वो पौधे को क्या होती है, सर्वाधिक होती है। किन किन चीजों में होती है, पौधे की जैव रासायनिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। दूसरा मैंने आपको बताया, ऋणायन उदासीनीकरण की क्रिया में पोटेशियम सहायक होता है, एंजाइमों के सक्रियकरण की क्रिया में सहायक होता है, और चौथा मैंने बताया, परासरण विभव की क्रिया में पोटेशियम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। पोटेशियम जो होता है वो रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया में भी क्या होता है, सहायक होता है। पोटेशियम जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी क्या होता है, सहायक होता है। पोटेशियम की यदि कमी पादपों में हो जाए तो पादपों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, तने की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, और पौधों के अंदर रोग प्रतिरोधी जो क्षमता होती है, पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ये सारे कैरेक्टर किसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, पादपों में देखने के लिए मिलते हैं, जब पादपों में पोटेशियम की क्या हो जाती है, न्यूनता हो जाती है। देखिए, ये लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो हम सल्फर पर बात करेंगे, गंधक पर बात करेंगे, मैग्नीज पर आपसे बात करेंगे, आयरन पर आपसे चर्चा करेंगे और तांबे पर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हम इन 4 आवश्यक अनिवार्य तत्वों पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सल्फर के बारे में। आइए देखिए, सल्फर पर हम आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, देखिए, डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सल्फर एलिमेंट, नंबर 2 आयरन एलिमेंट, कॉपर एलिमेंट एंड मैग्नीज एसेंशियल एलिमेंट्स। लेसन नंबर 8 इज ऑल्सो गोइंग ऑन कंटिन्यू हियर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम सबसे पहले बात करेंगे सल्फर, ठीक है, तत्व के बारे में। दूसरा जो हमारा तत्व होगा वो होगा हमारा मैग्नीज। उसके बाद हम बात करेंगे Fe और कॉपर। ये 4 महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्वों पर आपसे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सल्फर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, गंधक के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है, गंधक। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पौधे जो होते हैं वो गंधक को, ठीक है, सल्फेट आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पौधे जो होते हैं वो सल्फर को किसके रूप में ग्रहण करते हैं, सल्फेट आयनों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मैंने आपको बताया कि मृदा के अंदर, ठीक है, सल्फर जो होती है ये मृदा के अंदर सल्फेट के रूप में क्या है, पाई जाती है। वातावरण में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। वातावरण में क्या पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो पादपों के लिए सल्फर का एक दूसरा स्रोत होता है। पहला स्रोत तो मैंने बताया है कि मृदा के अंदर सल्फेट, ठीक है, मृदा के अंदर सल्फेट पाई जाती है, और उस सल्फेट को क्या है, पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके अलावा दूसरा स्रोत मैंने बता दिया कि वातावरण के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, और इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस से सल्फर को पौधे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये दूसरा क्या होता है, स्रोत होता है। मैं आपको बता दूं, ब्रेसिकेसी कुल के जो पादप होते हैं उनके अंदर तीखी जो गंध आती है वो सल्फर के अंदर, सल्फर के कारण ही आती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थ उनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। ब्रेसिकेसी कुल के पादप जैसे सरसों है, मूली है, ठीक है, सलगम है, ये सब किसके अंदर आते हैं,
किसके अंदर आता है? ब्रासिकेसी कुल के पादपों में आता है। और ब्रासिकेसी कुल के पादपों के अंदर एक विशेष प्रकार की क्या आ जाती है? तीखी गंध आती है, जिसका नाम हमने बताया मेथिल आइसोथायोसाइनेट के नाम से उसे जाना जाता है। मेथिल आइसोसाइनेट के नाम से आप लोग जानते हैं। ये किसके कारण होती है? सल्फर के अंदर क्या आती है? गंध आती है। ठीक है, तो ये सल्फर की जो गंध होती है, ठीक है, सल्फर की गंध के सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थ उनके अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण ब्रासिकेसी कुल के पादपों में क्या आती है? गंध आती है। मैंने आपको बोला कि ब्रासिकेसी कुल के पादपों में तीखी गंध सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थों के कारण आती है। देखिए, सल्फर जो होती है वो पादपों में क्या क्या कार्य करती है उसके बारे में बात करते हैं। सल्फर जो होते हैं वो पादपों में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के अंदर क्या होती है? सहायक होती है। सल्फर जो होती है वो पादपों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के अलावा एमिनो अम्लों के संश्लेषण में भी सल्फर क्या होती है? सहायक होती है। प्रोटीन संश्लेषण के साथ साथ एमिनो अम्लों के संश्लेषण की क्रिया में भी क्या होती है? सल्फर सहायक होती है। तो ये दो कार्य तो मैंने आपको बता दिया। सल्फर जो होता है वो विटामिन बी, सल्फर जो होती है वो विटामिन बी, ठीक है, सल्फर बी यानी कि सल्फर जो होती है वो विटामिन बी के निर्माण में सहायक होती है। साथ में कोएंजाइम में भी क्या होती है? उपस्थित होती है। कोएंजाइमों में भी क्या है? उपस्थित होती है। तो सल्फर विटामिन बी में भी उपस्थित होती है और कोएंजाइम ए के अंदर भी क्या होती है? उपस्थित होती है। मैंने आपको बता दिया सल्फर जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में सहायक होता है, एमिनो अम्लों के संश्लेषण में सहायक होता है, विटामिन बी और कोएंजाइम ए के अंदर भी सल्फर क्या होती है? उपस्थित होती है। देखिए, सल्फर की कमी से पादपों में क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, न्यूनता के लक्षणों पर हम आपसे बात करते हैं। सल्फर की कमी से पादपों में उत्पन्न होने वाले रोगों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जब पादपों में सल्फर की कमी हो जाती है तो नंबर एक बात है कि पौधे जो हैं वो बौने रह जाते हैं। सल्फर की कमी होने पर पौधे कैसे हो जाते हैं? बौने हो जाते हैं। नंबर एक बात आप याद रखना, ठीक है। पौधे के आकार में, पौधों में क्या नहीं हो पाती है? कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। कोशिका विभाजन नहीं होने पर कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं होती, जिसके कारण पौधे का आकार कैसा रह जाता है? बौना रह जाता है। पहली बात। दूसरा है, सल्फर की कमी से पादपों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है? हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो पौधे की पत्तियों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है? सल्फर की कमी से हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। तो पादपों के अंदर जो हरिमाहीनता उत्पन्न होती है, अर्थात पौधे की पत्तियों में जो हरिमाहीनता उत्पन्न होती है, वो किसके कारण उत्पन्न होती है? सल्फर के कारण ही उत्पन्न होती है। देखिए, तीसरा मैं आपको बता दूं, पादपों में यदि सल्फर की कमी हो जाए, ठीक है, तो पादपों में यदि सल्फर की कमी हो जाएगी तो पादपों में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होगा। पादपों में यदि सल्फर की कमी हो जाएगी तो न तो प्रोटीन का संश्लेषण हो पाएगा, न ही एमिनो अम्लों का क्या हो पाएगा? संश्लेषण हो पाएगा। और सबसे अंत में मैं आपको बता दूं, यदि पादपों में सल्फर की कमी हो जाए तो पादपों के अंदर क्या है? पादपों की आंतरिक संरचना अगर देखी हो तो उसमें मोटी भित्ति युक्त संरचनाएं पाई जाती है। और मोटी भित्ति युक्त संरचनाओं में क्या है? मोटी भित्ति युक्त ऊतक पाए जाते हैं। वो मोटी भित्ति युक्त ऊतक कौन से होते हैं? एक होता है स्क्लेरेन्काइमा और दूसरा होता है कोलेनकाइमा। स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, अर्थात मोटी भित्ति युक्त ऊतकों में ऊतकों की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या है? सल्फर या गंधक के क्या है? लक्षण है। मैंने आपको बताया कि पौधे जो होते हैं वो सल्फर को सल्फेट आयनों के रूप में मृदा से ग्रहण करते हैं। इसके अलावा पौधे जो होते हैं वो वातावरण में उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है उससे सल्फर को क्या करते हैं? प्राप्त करता है।
ब्रैसिकेसी कुल के पादपों में विशेष प्रकार की जो तीखी गंध आती है वो सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थों के कारण आती है। मैंने बताया सल्फर जो होते हैं वो पादपों के अंदर प्रोटीन संश्लेषण, एमिनो अम्लों के निर्माण में सहायक होती है, और सल्फर जो होती है वो विटामिन बी और कोएंजाइम ए के अंदर क्या है, पाई जाती है। सल्फर की कमी से पौधे बौने हो जाते हैं, पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। पौधों के अंदर सल्फर की कमी होने पर प्रोटीन का संश्लेषण और एमिनो अम्लों के निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात उनमें प्रोटीन संश्लेषण और एमिनो अम्लों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। और सबसे अंत में मैंने बताया कि मोटी भित्ति युक्त जो ऊतक होते हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मोटी भित्ति युक्त ऊतक कौन से होते हैं? एक कोलन काइमा होता है जो जाइलम में पाया जाता है, जाइलम कोलन काइमा, और दूसरा होता है स्क्लेरन काइमा। ठीक है। इन दोनों ऊतकों की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सल्फर के बाद हम बात करने जा रहे हैं मैग्नीज के बारे में। देखिए मृदा के अंदर जो मैग्नीज होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। मिट्टी के अंदर जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज, ये मैग्नीज किस रूप में पाया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, MnO2 के रूप में क्या है, पाया जाता है। मृदा में मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में क्या है, पाया जाता है। और पौधे जो होते हैं वो इस मैग्नीज का अवशोषण किसके रूप में करते हैं? मैग्नस आयन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? मैग्नस आयन के रूप में करते हैं। पौधे मैग्नीज का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो मैग्नस आयन के रूप में पौधे क्या है, मैग्नीज का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अब देखिए मैग्नीज किन किन कार्यों में सहायक होता है, मैं आपको बता दूं। मैग्नीज जो होता है वो पादपों के अंदर श्वसन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। नंबर 2, मैग्नीज जो होता है वो पादपों में नाइट्रोजन के उपापचय की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। नाइट्रोजन के उपापचय की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। मैग्नीज पादपों में श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, पादपों में नाइट्रोजन के उपापचय की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। और तीसरा मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं कि पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो एंजाइम होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करने के लिए जो एंजाइम होते हैं, उन एंजाइमों को सक्रिय बनाने में ये मैग्नीज क्या होता है, सहायक होता है। अर्थात मैग्नीज जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, ठीक है, एंजाइमों के सक्रियण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए एंजाइमों के सक्रियण के लिए क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट मैं बता दूं, मैग्नीज जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में सहायक होता है। किसके संश्लेषण में सहायक होता है? क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। और आपको बता दूं मैग्नीज जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल अपघटन की क्रिया होती है, हाइड्रोलाइसिस की क्रिया होती है। और हाइड्रोलाइसिस की क्रिया के पश्चात तो ऑक्सीजन का क्या होता है, निर्माण होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, उत्पादन होता है। और ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए वहां पर मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का उत्पादन के साथ साथ वहां पे कुछ एंजाइमों की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो उनका भी सक्रियण करने के लिए, उन एंजाइमों को सक्रिय बनाने में ये मैग्नीज क्या होता है, सहायक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन एवं ऑक्सीजन के निर्माण के लिए, ठीक है, उपयुक्त एंजाइमों का क्या करना, एंजाइमों को सक्रिय बनाने में क्या होते हैं, सहायक होता है। देखिए मैग्नीज मैंने बताया, मैग्नीज मृदा में MnO2 के रूप में पाया जाता है। पौधे इसे मैग्नीज आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। मैग्नीज जो होता है वो पादपों में श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, नाइट्रोजन की उपापचय की क्रिया में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइमों के सक्रियण में मैग्नीज क्या होता है, सहायक होता है।
क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो जल अपघटन की क्रिया होती है, ठीक है, जल अपघटन और ऑक्सीजन के निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइमों के निर्माण में क्या होता है, ये सहायक होता है। अब मैं बात करता हूं कि मैग्नीज की कमी से पादपों में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूनता के लक्षण, अर्थात यदि पादपों में मैग्नीज अनिवार्य तत्व की कमी हो जाए तो पादपों में कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। पहला कैरेक्टर आप ध्यान रखना कि जो पत्तियां होती हैं, युवा पत्तियां, अडल्ट जो लीफ होती है, उनमें हरिमाहीनता क्या हो जाती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, अडल्ट लीफ में क्लोरोसिस हो जाता है, यानी कि जो परिपक्व पत्तियां होती हैं, मैग्नीज की कमी से जो परिपक्व पत्तियां होती हैं, ठीक है, परिपक्व जो पत्तियां होती हैं, अडल्ट लीफ होती है, उनमें क्या हो जाती है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि मैग्नीज की कमी यदि पौधों में हो जाएगी तो पौधे की जो वयस्क पत्तियां होंगी उनमें हरिमाहीनता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है मैग्नीज की यदि कमी हो जाएगी तो जो जड़ें होंगी उनमें सीमित क्या होता है, विकास होगा। मैग्नीज की यदि पौधों में कमी हो जाएगी तो जड़ में क्या होगा, सीमित विकास होगा। ठीक है, लिमिटेड डेवलपमेंट होगा, सीमित विकास होगा। ठीक है, क्या होगा, जड़ के अंदर लिमिटेड क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, सीमित क्या होगा, उसके अंदर विकास होगा। कब होगा विकास, जब पौधे के अंदर क्या कमी हो जाएगी, मैग्नीज आयन की कमी हो जाएगी, मैग्नस आयन की कमी हो जाएगी। तो जड़ में जो होगी, जो जड़ का जो विकास होगा वो कैसा होगा, सीमित होगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें से कई बार बोर्ड की परीक्षा के दौरान, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आपको बता दें, मैग्नीज की कमी से पादपों के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। मैग्नीज की कमी से कौन कौन से पादपों में रोग उत्पन्न होते हैं, मैं आपको बता दूं। मटर जिसको आप पाइसम सैटाइवम के नाम से जानते हैं, तो मटर का जो पौधा होता है उसमें मैग्नीज की कमी से एक रोग होता है जिसे मटर का मार्स स्पॉट रोग के नाम से उसे जाना जाता है। मटर के अंदर कौन सा रोग होता है, मार्स स्पॉट रोग होता है। मार्स स्पॉट रोग जो होता है ये किसके कारण होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। जब पादपों में मैग्नीज की कमी हो जाती है, ठीक है, जब मटर के पादपों में मैग्नीज की कमी हो जाती है तो मटर के पादपों में मार्स स्पॉट रोग हो जाता है। आपसे पूछा जाए कि मार्स स्पॉट रोग किस पादप में होता है, तो मटर के में होता है। और मटर के पौधे में मार्स स्पॉट रोग किस अनिवार्य तत्व की कमी से होता है, तो मैग्नीज तत्व की कमी से होता है। ये दो क्वेश्चन यहां पे पूछे जा सकते हैं। दूसरा है जई का पौधा। जई का जो पौधा होता है इसमें भी क्या है, मैग्नीज तत्व की कमी के कारण, ठीक है, क्या है, एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है जिसे ग्रे स्पिक रोग के नाम से इसे जाना जाता है। ग्रे स्पिक रोग के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि जई में कौन सा रोग होता है, तो ग्रे स्पिक रोग होता है। और किसकी कमी से होता है, तो मैग्नीज आयन की कमी से। पौधों में, जई के पौधों में जब मैग्नीज तत्व की कमी हो जाती है तो जई में ग्रे स्पिक रोग हो जाता है। तो मैग्नीज के कैरेक्टर मैंने बता दिया, युवा पत्तियां या अडल्ट लीफों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, जड़ों में जड़ों का सीमित विकास होता है, मैग्नीज की कमी से पौधों के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं, खासतौर से मटर में मार्स स्पॉट रोग हो जाता है, जई में ग्रे स्पिक रोग उत्पन्न हो जाता है। देखिए हम दो रोगों पे बात कर चुके हैं, सल्फर और मैग्नीज। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं Fe के बारे में। किसके बारे में, Fe के बारे में, आयरन के बारे में, लोहे के बारे में आपसे बात कर रहा है। देखिए ये सारे अनिवार्य तत्व हैं वो आपके मेमोरी बेस्ड हैं, आपकी जो याददाश्त है आप कितना याद रख सकते हैं उसके बिहाफ पर है। ठीक है,
इनका कोई ऐसा फंडामेंटल नहीं है, ये केवल आपके मेमोरी के बिहाफ पर है, आप कितना कौन से तत्व को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट तत्व है हमारा Fe। देखिए पौधे जो होते हैं वो मृदा से, ठीक है, आयरन को या लोहे को फेरिक आयन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पौधे जो होते हैं वो आयरन को फेरिक आयन के रूप में मृदा से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं। बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि पौधे जो होते हैं वो आयरन को फेरिक आयन के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। परंतु उपापचयी क्रियाओं में, उपापचयी क्रियाओं के रूप में ये Fe+2 आयन के रूप में उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उपापचयी क्रियाओं में तो इनको Fe+2 आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, और वैसे पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, Fe+3 आयन यानी कि फेरिक आयन के रूप में इनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पौधे आयरन को फेरिक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा उपापचयी क्रियाओं में ये Fe+2 यानी कि फेरस आयन के रूप में क्या होता है, ग्रहण करते हैं, या फेरस आयन के रूप में कैसे रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, ज्यादा उपयुक्त शब्द रहेगा क्रियाशील रहते हैं। देखिए ये क्या काम में सहायक होता है, आयरन के कारण पादपों के अंदर जब पौधे लोह तत्व को फेरिक आयनों के रूप में, पौधे जो होते हैं वो फेरिक आयन को मृदा से ग्रहण कर लेते हैं, तो पादपों में ये फेरस या आयरन होता है वो कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होती है। दूसरा है आयरन जो होता है वो पौधे के अंदर श्वसन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। कौन सी क्रिया में सहायक होता है, श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। तीसरा मैं आपको बता दूं, आयरन के कारण पादपों में एक सिस्टम होता है जिसका नाम है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए आयरन पौधों की कोशिका विभाजन में सहायक होता है, श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। आपको मैं बता दूं पादपों में आयरन का संचरण नहीं होता है, पौधे में आयरन का संचरण नहीं होता है, ये खास बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में आयरन स्थायी रूप से, पत्तियों में जो आयरन होता है वो स्थायी प्रोटीन होती है जिसका नाम है फाइटोफेरिटिन। फाइटोफेरिटिन व केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जो जाल में पाया जाता है। पत्तियों में आयरन जो होता है वो स्थायी प्रोटीन फाइटोफेरिटिन और केंद्रक के क्रोमेटिन जाल में क्या है, ये पाया जाता है। आयरन जो होता है वो क्रेब्स चक्र की क्रिया में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, क्रेब्स चक्र की क्रिया में सहायक होता है। आयरन जो होता है वो साइटोक्रोम वर्णक की संरचना में सहायक होता है। ठीक है, किसमें सहायक होता है, साइटोक्रोम की संरचना में क्या होता है, सहायक होता है। आयरन जो होता है वो पर ऑक्सीडेज एंजाइम के सक्रियण में क्या होता है, सहायक होता है। मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना है, कि आयरन कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है, श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, साथ में मैंने बताया कि जो आयरन होता है वो पौधे के अंदर क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है, ठीक है, आयरन क्रेब्स चक्र की क्रिया में सहायक होता है, साइटोक्रोम वर्णक की संरचना में सहायक होता है, पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है उनके सक्रियण के अंदर क्या होता है, सहायक होता है। देखिए अब हम बात करते हैं आयरन की कमी से होने वाले रोग, न्यूनता के लक्षण। किसके लक्षण, न्यूनता के लक्षण। देखिए यदि पादपों में आयरन की कमी हो जाए, पौधों में जब आयरन की कमी हो जाती है तो पौधे की जो तरुण पत्तियां होती हैं उन तरुण पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। पौधे की तरुण पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। तरुण पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। हरिमाहीनता कब उत्पन्न होती है, जब पादपों में आयरन तत्व की कमी हो जाती है। आयरन तत्व की कमी होने पर पौधे की तरुण पत्तियां में हरिमाहीनता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है।
दूसरा है कि आयरन की जब कमी हो जाएगी तो कोशिका वृद्धि नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगा, और कोशिका विभाजन नहीं होगा तो पौधे की जो वृद्धि होगी वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। पौधे की वृद्धि कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी बात मैंने बता दी। तीसरा है कोशिका विभाजन की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। कोशिका विभाजन की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है। चौथा मैंने आपको बताया श्वसन की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है। श्वसन की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है। ये तीनों क्रियाएं कैसी हो जाती है, अनियमित हो जाती है। एक बार फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं आयरन के बारे में। मैंने बताया कि पौधे जो होते हैं वो आयरन को Fe+3 आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, परंतु Fe फेरस आयन के रूप में ये कैसे होते हैं, क्रियाशील होते हैं। कब, उपापचयी क्रियाओं के दौरान। ठीक है। ये कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की सिस्टम में सहायक होते हैं, क्रेब्स चक्र की क्रिया में सहायक होते हैं, पर ऑक्सीडेज एंजाइमों के सक्रियण की क्रिया में सहायक होते हैं, साइटोक्रोम वर्णकों की संरचना में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कमी होती है तो आपको मैंने बताया आयरन की कमी यदि पौधे में हो जाए तो तरुण पत्तियों में हरिमानता उत्पन्न हो जाती है, पौधे की वृद्धि कम हो जाती है, पादपों में कोशिका विभाजन की क्रिया स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, पादपों में श्वसन की क्रिया अनियमित हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनियमित हो जाती है और पादपों में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया भी कैसी हो जाती है, अनियमित हो जाती है। देखिए सबसे अंत में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉपर अनिवार्य तत्व पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए कॉपर जो होता है, पौधे जो होते हैं वो कॉपर को कॉपर प्लस आयन यानी कि द्विसंयोजी या कॉपर एकल संयोजी के रूप में क्या करते हैं, इनको अवशोषित करते हैं। पौधे जो होते हैं वो कॉपर को कॉपर+2 या कॉपर+1 के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। कॉपर जो होता है वो पादपों में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में, पौधे जो होते हैं वो कॉपर, पौधों में जो कॉपर होता है वो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। किसके काम करते हैं, ऑक्सीकरण वाहक के, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में काम करता है। दूसरा मैं आपको बता दूं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी कॉपर इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। तीसरा इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कहां पे कार्य करता है, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, PQ और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का ये क्या होता है, मुख्य घटक होता है। कॉपर जो होता है वो प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का क्या होता है, एक मुख्य घटक होता है। आपको मैं बता दूं कॉपर की कमी से पादपों में कौन से रोग होते हैं। यदि पादपों के अंदर कॉपर की कमी हो जाए तो पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है, पौधे की पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। पौधे की पत्तियों का जो शीर्ष भाग हो जाता है वो सफेद हो जाता है, पौधे की पत्ती का जो शीर्ष भाग होता है वो कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। तीसरा मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि यहां पे यदि किसी नींबू के पौधे के अंदर कॉपर की कमी हो जाती है तो नींबू के पौधे के अंदर या नींबू में कॉपर की कमी हो जाए, नींबू के पौधे में कॉपर की न्यूनता हो जाए तो न्यूनता होने पर उसके अंदर एक रोग उत्पन्न होता है जिसे शीर्षारंभी रोग के नाम से जाना जाता है। नींबू में कौन सा रोग होता है, शीर्षारंभी रोग के नाम से उसे जाना जाता है। कौन से रोग के नाम से, शीर्षारंभी रोग कहा जाता है, जिसे डाईबैक डिजीज के नाम से जाना जाता है। डाईबैक डिजीज के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। एक बार फिर मैं कॉपर को आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कॉपर जो होता है इसको पौधे कॉपर प्लस आयन
+2 आयन और कॉपर +1 आयन के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं। कॉपर जो होता है वो पादपों में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। दूसरा मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण में ये इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में काम करता है। तीसरा मैंने बताया कि कॉपर जो होता है उसका प्रमुख घटक प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। या मैंने बोला था कि प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का ये क्या होता है, कॉपर मुख्य घटक होता है। कॉपर की कमी से पादपों में पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो मुरझा जाती हैं, उनका शीर्ष भाग सफेद रंग का हो जाता है। और दूसरा मैंने बताया कि नींबू के पौधे के अंदर यदि कॉपर की कमी हो जाए तो उसमें शीर्षारंभी रोग उत्पन्न हो जाता है। देखिए अब तक हम लगभग 12 आपको अनिवार्य पोषक तत्वों पर चर्चा कर चुके हैं। हमारे 5 अनिवार्य पोषक तत्व शेष रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक्स वेरी मच।